Morning, sir. Good morning, beta. Good morning. So Komal, Prashant, I'm just was waiting for the others to join. पहला class हुआ था ना? Yes, sir. So were they present? Yes, sir. ठीक है. So I think they must be a little bit busy. So we'll start today's session because हमें हमारे पास जो टाइम है उसमें अब थोड़ा चीजों को इधर जल्दी कवर करना है. हम लोग किस यूनिट में थे याद है? Any one of you? हम लोग क्या लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे? डू यू रिमेम्बर? लास्ट फ्राइडे को तो क्विज हुआ था और हम लोग बाद में क्विज को डिस्कस किए थे. बट और क्या हम लोग ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था जस्ट उसके पिछले वाले क्लास में याद है? आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिकॉल. मतलब मुझे याद है बट नॉलेज, हाँ नॉलेज रिप्रेजेंट शुरू हो गया था वैसे तो. फ्राइडे को आई थिंक नहीं हुई थी क्लास, मतलब क्लास वैसे नहीं हुई थी, डिस्कशन ज्यादा हो गया था. नहीं क्लास हुई थी बट मतलब डिस्कशन सर हुआ था आपके सवेरे वाले क्विज का. हाँ कंटेंट आगे नहीं बढ़ा था. सो हम लोग मेनली जो बात कर रहे थे वो यूनिट 3 पे थे और हम लोग उसमें नॉलेज रिप्रेजेंटेशन को बात कर रहे हैं. और सो व्हाट एग्जैक्टली इज नॉलेज रिप्रेजेंटेशन? अब आपको क्लियर हुआ होगा आई थिंक सो. हाँ, इज इट क्लियर टू यू बोथ ऑफ यू? यस सर. Right, fine. So I'm just sharing the PPT.
I hope it is visible to both of you. ठीक है? Yes, sir. So in our last lecture we had discussed about what, especially 3 terms थे हमारे पास, knowledge, information और साथ में जो तीसरा टर्म आ रहा था, that was about data, information and knowledge. इन तीनों का हम लोगों ने डिस्कशन किया था और इन तीनों के बीच में आपस में क्या रिलेशनशिप है, खास तौर पे इसको हमने एक डॉक्टर का एग्जाम्पल लेते हुए बात किया था। और जो आपस के रिलेशनशिप है, तो हमने अंत में पीटर ड्रकर की वो बात याद रखी थी जहां पर हमने बोला था इंफॉर्मेशन इज बेसिकली स्टैटिक इन नेचर वेयरएज नॉलेज इज डायनेमिक इन नेचर, और जो एक साइकिल चलती रहती है और इन तीनों का जो रिलेशनशिप है हम लोग ने उसको डिफाइन करने की कोशिश की थी। ये लास्ट टाइम ये सारी चीजें हो चुकी है। फिर फाइनली एक बार बात हुई थी कि क्या हमारा जो नॉलेज है, नॉलेज डज इट हैव एनी रोल इन डिमॉन्स्ट्रेटिंग इंटेलिजेंट बिहेवियर? सो वी सेड यस समहाउ, एंड कहीं न, और इस डायग्राम का हम लोग ने उसके आंसर में सपोर्ट में हम लोग ने बात किया था। अर्लियर जब हम लोग बात कर रहे थे पहले इस एजेंट्स के बारे में, तो हमें इतना पोर्शन ज्यादा क्लियर दिख रहा था जो आपका सेंसिंग एक्शन और वाला पार्ट है, और कोई डिसीजन जो है वो हमारा एजेंट लेता है, बट अगर उसमें हमारे पास उसके पास कोई नॉलेज बेस है जिसकी मदद से वो डिसीजन ले सके, तो किस तरह का डिसीजन वो एजेंट लेगा वो इम्पैक्ट करना शुरू करता है। तो जो एक कंक्लूजन है हमारा कि whether knowledge has any role or whether knowledge does not have any role in demonstrating intelligent behavior, I think that must be clear to you also. This was discussed in our last lecture. ठीक है? फिर हम लोग ने इस यूनिट के बारे में बात किया था जिसमें अलग अलग एजेंट के अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में बात किया था, पर जहां पर हमने फोकस किया था कि हम नॉलेज रिप्रेजेंटेशन और रीजनिंग के बारे में यूनिट 3 में ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जिसको हम लोग मोस्ट प्रॉब्ली कोशिश करेंगे अगले मंडे तक हम लोग इस चीज को कंप्लीट कर डालेंगे। ठीक है? फिर नॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कैसे करेंगे? जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, तो मैं आपसे बोल रहा हूँ एक लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, और वो लैंग्वेज कौन सी समय करंटली है? हिंदी है। कभी कभी मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, बट जिस तरीके से मैं भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ वो सिंटेक्स जो है वो आपको मतलब मेरी बातों को आप समझ पा रहे हो, और मैं उसको इस तरह से फ्रेम कर रहा हूँ जो एक लॉजिकल मैनर में, और सेंटेंसेस को जो हिंदी के या इंग्लिश के जो सिंटेक्स होने चाहिए उसके अकॉर्डिंगली मैं वर्ड्स को एक दूसरे के साथ जोड़ के आपको बता रहा हूँ, जिससे आपको अर्थ पता चल रहा है। तो नॉलेज को हम लोग जब बात करते हैं कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, नॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए भी मुझे, अब मैं अगर मशीन के रिस्पेक्ट में बात करूं या एजेंट के रिस्पेक्ट में बात करूं, तो हमें भी एक लैंग्वेज की जरूरत होती है, और अगर लैंग्वेज की बात करें तो उस लैंग्वेज के लिए जो चीज जरूरी है, कोई भी लैंग्वेज आती है वो आता है उस लैंग्वेज की सिंटेक्स और उस लैंग्वेज की सिमेंटिक्स। तो यहाँ पर हम लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। जो लोग नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में, उन लैंग्वेजेस के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली बात करेंगे जो हमारे नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में काम आ रहे हैं। और नॉलेज भी अलग अलग तरीके की होती है। नॉलेज अलग अलग तरीके की होने का मतलब यहाँ पर नॉलेज को मैं डिफरेंशिएट भी कर रहा हूँ, लेदर हम अपने सेंटेंसेस को बता रहे हैं जब हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं मशीन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने आज अभी बोला, आपसे क्वेश्चन मैंने पूछा कि वेदर सूरज इज प्रेजेंट और नॉट, तो प्रशांत क्या आंसर है? वेदर सूरज इज प्रेजेंट इन द क्लास और नॉट? Is Suraj present in the class or not? Prashant, what is the answer? No. अरे ठीक है, सही, जोर से बोलो, कोई हर्ज नहीं है। No. So he is not present in the class. यानी आंसर मेरे ऐसे सेंटेंस का जो निकल रहा है वो either true or false है। Now यहीं पर मैं अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ प्रशांत आप ही से, is कोमल present in the class or not? Yes sir. Yes. Present. तो एक ऐसे सेट ऑफ सेंटेंसेस आ रहे हैं जहां पर मेरे जो आंसर आ रहे हैं वो either true और आइदर फॉल्स आ रहे हैं। एक मेरी ये कैटेगरी आ रही है। दूसरी मेरे पास कैटेगरी इस तरीके से आ रही है जहां पर मैं अगर बात करूं तो ये कहूंगा कि ऑल बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो ट्रू और या फॉल्स हो सकता है, ये ठीक है। बट इस केस में एक चीज ये भी आ रही है कि ये जो ट्रू और फॉल्स हम लोग बोल रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट के लिए नहीं बोल रहे बल्कि मल्टीपल बर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बढ़ जा रहे हैं, या मैं अगर ये कहना चाहूं देयर इज एटलीस्ट वन प्लैनेट इन दिस यूनिवर्स व्हिच हैज लाइफ ऑन इट, तो यहाँ पर तमाम सारे के बीच में मैं एक के बारे में बात कर रहा हूँ।
तो अगर तुम देखो पिछले सेंटेंस और इस सेंटेंस में अंतर आ रहा है, वो क्या अंतर आ रहा है कि यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं तमाम सारे ऑब्जेक्ट्स के बारे में, वो ट्रू और फॉल्स हो सकते हैं। वेरएस जो पहले वाले में बात कर रहे थे वो एक ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे थे, मैं सूरज के बारे में मैंने बात किया, मैंने कोमल के बारे में बात किया, यहाँ तमाम बर्ड्स के बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ पर हम प्लैनेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो दोनों में तरह के नेचर ऑफ सेंटेंसेस में फर्क है। तो ये मेरा दूसरा एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन हो गया, जिसमें कि मैं जो हूँ जो टेक्निक लगाऊंगा या जो चीजें जो हम लोग बात करेंगे दूसरे तरीके से होगा। देखो हम लोग सूरज का नाम ले रहे थे, सूरज आ गया। और तीसरा जो है एक तरह का सेंटेंस हमारे पास आता है, वो किस तरीके का था, जिसमें अनसर्टेनिटी होती है। अनसर्टेनिटी कैसे होती है? इस प्रकार से जैसे हम लोगों को क्लियरिटी नहीं रहती है चीजों के बारे में, कि हम आपस में एज ए ह्यूमन बीइंग तो हमें क्लियर हो जाता है, बट मुझे अगर मशीन के पर्सपेक्टिव से बात करें तो उसमें क्लैरिटी नहीं आ पाएगी। जैसे वन ऑफ द टायर्स ऑफ द कार गॉट फ्लैट, वन ऑफ द टायर्स ऑफ द कार गॉट फ्लैट। तो शायद अगर मैं देखूं तो मैं ये मालूम है कि कार में 4 टायर हैं और उसमें से एक टायर दैट इज फ्लैट, ये मुझे क्लियर हो रहा है, बट इसको डायरेक्टली इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा अगर एक मशीन के रिस्पेक्ट में बात करें। तो आप अपने फ्रेंड से अगर बात करोगे कि वन ऑफ द टायर ऑफ द कार गॉट फ्लैट, तो उसके मन में तो अपने आप कुछ इन्फ्रेंसेस, कुछ कंक्लूजन्स अपने आप निकल गए, एक 3 टायर जो है दैट आर ओके बट वन इज फ्लैट, और शायद थोड़ी देर और बात करें तो वो अपने आप अंदाजा भी लगाने लगेगा, अच्छा आगे की कि पीछे की, कौन सा टायर ऐसा होगा जो फ्लैट हुआ होगा। तो हम लोग नॉर्मली जब बात करते हैं या हम लोग जिस दुनिया में जीते हैं उसमें इस तरह के शब्दों का प्रयोग, जहां पे सेंटेंसेस, जहां अनसर्टेनिटी है वो ज्यादा रहती है। तो एक तीसरी कैटेगरी जिसमें हम लोग बात करेंगे वो आ रही है आपका ऐसे स्टेटमेंट्स जिसमें अनसर्टेनिटी है और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का हम लोग इस्तेमाल करें। ठीक है, तो हमारे पास हर एक पर्टिकुलर लैंग्वेज से रिलेटेड क्या चीज जरूरी है, दैट इज नॉलेज प्रेजेंटेशन से एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज के साथ उसके सिंटेक्स और सिमेंटिक्स जरूरी है। फिर जब हमारे पास एक नॉलेज बेस हो गया, तो नॉलेज बेस को निकालने के बाद हमारे पास एक कंक्लूजन में पहुंचने का तरीका, एक इन्फ्रेंस में निकालने का तरीका भी आना चाहिए। जैसे हम लोगों ने बात किया, 2-3 चीजें अभी बात किया, हमने टायर के बारे में बात किया कि वन ऑफ द टायर गॉट फ्लैट, तो मैं कुछ और बात हो तो मैं एक कंक्लूजन में आ सकता हूं दैट द फ्रंट लेफ्ट टायर गॉट फ्लैट सपोज। तो ये जो मैंने नया सेंटेंस बोला, ये डिराइव किया अपने पुराने सेंटेंसेस को जो हम लोग आपस से बात कर रहे थे, और इस तरह की टेक्निक को जो कि लॉजिकली हम लोग कंक्लूड करते हैं किसी चीज को, इसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्रेंस और रीजनिंग टेक्निक। तो ये पूरा जो आपका यूनिट है वो इन्फ्रेंसिंग एंड रीजनिंग से रिलेटेड बात हो रही है। ठीक है, तो ये सब चीजें हम लोग already we have discussed it. I'm not going it into the detail again, but I think it must be clear to you. Any question till here before we go further? No sir. Right, wonderful. So अब हम बात करते हैं अपने पहले लैंग्वेज के बारे में, और हमें इस लैंग्वेज को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। और वो लैंग्वेज किसे कहते हैं, वो लैंग्वेज कौन सा है, दैट इज नोन एज प्रोपोजिशनल लॉजिक। थोड़ा बहुत जो आपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ी हुई है या आपने जो है वो पढ़ी हुई है, आई थिंक प्रोबेबिलिटी, उसका यहाँ पर हम लोग प्रयोग करने वाले हैं, वो थोड़ा सा आपको ध्यान में आना चाहिए। अगर नहीं ध्यान है फिर भी मैं कम से कम बेसिकली इतना बता दूंगा कि आप जो हैं शायद जो सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं वो अपना कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो कैटेगरी है दैट इज नोन एज प्रोपोजिशनल लॉजिक। तो प्रोपोजिशनल लॉजिक में हमारे पास क्या है, हमारे पास सर्टेन स्टेटमेंट्स हैं जिनको हम लोग बोलते हैं प्रोपोजिशन। द स्टेटमेंट्स इन केस व्हेन वी आर यूजिंग एज प्रोपोजिशनल लॉजिक दे आर नोन एज such statements are known as propositions, and such propositions ऐसे होते हैं हमारे पास, या statements ऐसे होते हैं which can either be true or either can be false। जैसे हमने अभी earlier बोला हुआ था, ठीक है, किसी चीज के बारे में कि वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो इस पर्टिकुलर केस में भी हम लोग यहाँ ट्रू या फॉल्स निकालेंगे। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल है, अनिल इज इंटेलिजेंट। तो अनिल इज इंटेलिजेंट की अगर बात हो रही है तो इट कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट एन ऑब्जेक्ट और अ पर्टिकुलर थिंग
which is अनिल, और उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आ रही इंटेलिजेंट, और हम उसको बोल रहे हैं either true or false. This is a statement, this is a proposition. It is known as a, this statement is known as a proposition when we are dealing with propositional logic. So एक conclusion निकल के आ रहा है. What is propositional logic? तो propositional logic में basically we are dealing, our knowledge base is having propositions, and what we are having propositions, when we are saying we are having propositions, this means that we are having such type of sentences जहां पर उनकी value either आएगी true और either आएगी false. ठीक है. उसी तरीके से अगर दूसरा सेंटेंस हम बोलें तो आता है हमारे पास अनिल इज हार्ड वर्किंग. तो जब बात बोल रहे हैं अनिल इज हार्ड वर्किंग, तो यहाँ अनिल के बारे में बात हो रही है, और उसकी किस कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात हो रही है, वो हो रही है हार्ड वर्किंग वाली बात. तो ये भी आइदर ट्रू होगी आइदर फॉल्स होगी. तो इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसलिए इनको हम लोग एटॉमिक सेंटेंसेस भी कहते हैं. और अगर हम दो एटॉमिक सेंटेंसेस को किसी तरीके से जोड़ते हैं और कंक्लूजन में पहुंचने की कोशिश करते हैं, पहले अगर जोड़ें तो उसको बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट या कंपाउंड प्रोपोजिशन. तो कंपाउंड प्रोपोजिशन क्या चीज है? वो होती है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन एटॉमिक और मोर देन वन एटॉमिक सेंटेंसेस. जैसे आपके पास दो ये एटॉमिक सेंटेंसेस थे, अनिल इज इंटेलिजेंट और अनिल इज हार्ड वर्किंग, ये दोनों हमारे प्रोपोजिशन है. अब अगर मैं बोल रहा हूं इफ अनिल इज इंटेलिजेंट एंड अनिल इज हार्ड वर्किंग, देन अनिल स्कोर्स हाई मार्क्स. तो अगर अब देखा जाए तो इस पूरे के पूरे सेंटेंस में इनफैक्ट जिसको मैं कंपाउंड स्टेटमेंट कह रहा हूं, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 एटॉमिक सेंटेंसेस, जहां पे अनिल इज इंटेलिजेंट एक आ रहा है, अनिल इज हार्ड वर्किंग दूसरा आ रहा है, अनिल स्कोर्स हाई मार्क्स तीसरा आ रहा है, बट ये तीनों आपस में किसी ना किसी कनेक्टर्स के थ्रू आपस में जुड़े हुए हैं. तो प्रोपोजिशंस आर ऑफ 2 टाइप्स, वन इज आपका एटॉमिक और सिंगुलर, और द अदर वन इज द कंपाउंड, एंड द कंपाउंड स्टेटमेंट इज कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन एटॉमिक सेंटेंसेस. So a statement or proposition in propositional logic, it is a declarative statement. It is a declarative sentence. When we are saying the word declarative कहीं पर भी आ रहा है, declarative का मतलब होता है truth. Truth value होगी. Truth value का मतलब it would be either true, it would be either false. It would be either, और true और false को हम लोग बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? True को हम लोग 1 कहते हैं और हम लोग false को 0 कहते हैं. तो अगर देखा जाए तो प्रोपोजिशनल लॉजिक एकदम सिंपल जो आइडियाज है, जिन ऐसे स्टेटमेंट्स है, ऐसे नॉलेज है जिनको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंगुलर स्टेटमेंट्स और एटॉमिक सेंटेंसेस, और उनको बाद में कंबाइन कर सकते हैं, बट उनकी वैल्यू ट्रू और फॉल्स कहीं ना कहीं आएगी. ये ऐसे सेंटेंसेस का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं इन केस ऑफ प्रोपोजिशनल लॉजिक. और प्रोपोजिशनल लॉजिक के केस में जो हमारा नॉलेज बेस है, इट इज अ सेट ऑफ सेंटेंसेस, और ये जो सेट ऑफ सेंटेंसेस हैं, दे आर बेसिकली नोन एज अ सेट ऑफ प्रोपोजिशंस, और ऐसे प्रोपोजिशंस है जो आइदर आएंगे ट्रू और आइदर आएंगे फॉल्स. क्लियर है? यस सर. यस सर. ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं फिर इस सीख में. हमने इसके बारे में बात कर लिया है, इस पर्टिकुलर स्लाइड के बारे में, जहां पर हम लोग जब बात कर रहे हैं एटॉमिक सेंटेंसेस को, तो एटॉमिक सेंटेंसेस को मतलब होता है सिंगल प्रोपोजिशन स्टेटमेंट्स. अच्छा, अब हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हम लोग इनको रिप्रेजेंट सर्टेन सिंबल से करेंगे, P, Q, R, A, B, C. तो जैसे अर्लियर ये लिखा हुआ था अनिल इज इंटेलिजेंट, तो हम अनिल इज इंटेलिजेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये P. और अनिल इज इंटेलिजेंट तो एक नेचुरल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बट हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि इंटेलिजेंट लिखा हो और ब्रैकेट में अनिल लिखा हो, यानी कि हमारे पास एक तरफ ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ जो कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड है वो जुड़ा हुआ हो. तो हम लोग इन सेंटेंसेस को, चूंकि हम ट्रुथ टेबल का इस्तेमाल करेंगे, इनको हम लोग नॉर्मली जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद सर्टेन सिंबल्स P, Q, R. कंपाउंड स्टेटमेंट्स या कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स, इसकी भी डेफिनेशन हम लोग बात कर चुके हैं. इट कंटेन्स मोर देन वन स्टेटमेंट, मोर देन वन एटॉमिक सेंटेंसेस. Therefore, compound statements are constructed from atomic sentences, and chunki it is a combination of atomic sentences, so they are added together, they are combined together using connectors और logical connectors. और जो वो basic connectors हमारे पास होते हैं, चूंकि आप लोग डिस्क्रीट तो पढ़े हो ना आप लोग बेटा? यस सर. ठीक है, तो ज्यादा हमें इसमें इसका मतलब ये है कि टाइम नहीं लगेगा इस चीज में.
और हम लोग मैं मान के चल रहा हूँ कि ये जो बेस होगा ये तो हमारा कहीं तैयार तो होगा ही। हाँ ठीक, वेट 1 मिनट, 1 मिनट होल्ड करिएगा। ठीक है बेटा, सो आगे बढ़ते हैं। आई थिंक यहाँ तक तो हम लोग को क्लियर हो ही चुका है। अब इनके एलिमेंट्स को देखते हैं, इनको थोड़ा समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। तो जैसे बोला था अनिल इज इंटेलिजेंट, अनिल इज हार्ड वर्किंग। तो इसमें एक तो हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट वो चीज है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली द ऑब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही। और रिलेशन या फंक्शन वो चीज है, या कैरेक्टरिस्टिक्स वो चीज है जो उस ऑब्जेक्ट के बारे में बात किया जा रहा है। और इसको अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो रिप्रेजेंट करने का तमाम तरीके हैं। हमने फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है इंटेलिजेंट अनिल, तो इंटेलिजेंट ब्रैकेट में अनिल है, यानी अंदर ऑब्जेक्ट है, बाहर वो रिलेशन है या कैरेक्टरिस्टिक्स है या फंक्शन है, तो इसको बोलते हैं अनिल इज इंटेलिजेंट। या यहाँ पे अगर हम कहें तो आ रहा है हार्ड वर्किंग अनिल, इसका मतलब हो गया अनिल इज हार्ड वर्किंग। ठीक है, सो नटशेल में निकल के आ रहा है कि अब हमने रिप्रेजेंटेशन समझ लिया और हमें ये समझ में आ गया कि अ प्रपोजिशन और अ स्टेटमेंट दे हैव ट्रुथ वैल्यूज एंड दे कैन बी आइदर ट्रू और दे कैन आइदर बी फॉल्स। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट compound sentences, then compound sentences are linked together with connectors. So we must be aware of the various symbols. जो basic connectors हैं और उनके जो symbols हैं उनके बारे में हमें जरूर मालूम होना चाहिए। जैसे ये एंड सिंबल है, ये P and Q है। मान लेते अगर P है इंटेलिजेंट अनिल, अनिल इज इंटेलिजेंट, Q है अनिल इज हार्ड वर्किंग, तो P and Q का यहाँ मतलब हो गया अनिल इज इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, दोनों निकल के आ रहा है। ये P, ये सिंबल किसका है, ये और का आ रहा है। और ये चूंकि दो एटॉमिक सेंटेंसेस मिलके बना हुआ है होता है, तो इसलिए ये हमारा एक कंपाउंड स्टेटमेंट है या कंपाउंड पोजीशन है। तो मेरे पास जो बेसिक ऑपरेटर्स हैं जो हमें मालूम होना चाहिए वो कौन कौन से हैं। एंड है, एंड का सिंबल ये है। और है, दिस इज द सिंबल ऑफ और। अलग अलग ऑथर्स अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से भी रिप्रेजेंट किए हैं। ये नॉट है, जैसे नॉट को कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, ये जो आपके स्लाइड में भी है। कुछ लोग इसको मान लेते हैं एक ऊपर डैश लगा देते हैं, मान के जैसे मान लेते हैं अगर हमारे पास एक स्टेटमेंट है P, तो P का नॉट अगर कहना चाहूँ तो ऊपर वो कह सकते हैं ऊपर डैश लगा दे। और एक और तरीका है P किया और उसके ऊपर एक हमने बार कर दिया। ठीक है, ये सब चीजें थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए, क्योंकि अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है तो ये नहीं होना चाहिए कि हमें सिंबल के बारे में नहीं मालूम है। फिर हमारे पास आता है एक और, दैट इज इम्प्लाइज। तो P इम्प्लाइज, ये एरो है Q। ठीक है, ये हमारा इम्प्लीकेशन साइन है। हालांकि बेसिक कौन कौन से होते हैं, एंड और नॉट, ये भी बल्कि बेसिक में मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि उसको हम फर्दर सिंप्लीफाई इम्प्लीकेशन को और बाय कंडीशनल को हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, सो इम्प्लीकेशन आपको क्लियर है कि नहीं है, मालूम है कि नहीं बेटा? नहीं सर। अच्छा, नहीं मालूम है तो ये इस वाले को इम्प्लीकेशन को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। इसका क्या होता है, हम आगे जब यूज करेंगे इन्फ्रेंस में, वैसे मैं फिर बताऊंगा कि ये जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो P implies Q अगर ये दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू नॉट P और Q। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसका यूज होगा बाद में। बट अगर आप बेसिक सिंबल्स की बात करो तो हमारे पास एंड और नॉट, ये तीन तो हमारे पास मेन है। इसके अलावा ये तो जैसे ये होता है सिंगल एरो, उसी तरीके से बाई कंडीशनल होता है जहां पर हम लोग दोनों तरफ एरो होते हैं। तो हमें कम से कम इन सबके ट्रुथ टेबल तो थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए, उनको याद कोशिश करूंगा। आगे हम लोग चल रहे हैं तो बताते भी चलेंगे। ठीक है, ट्रू को T से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ लोग 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉल्स को 0 से करते हैं या F से करते हैं।
तो जो सेंटेंसेस हमारे बनते हैं, सेंटेंसेस आर आल्सो नोन एज वेल फॉर्म्ड फॉर्मूला, वेल फॉर्म्ड फॉर्मूले या WFF। तो ये आपके, चूंकि अब MCQ वाले सवाल ज्यादा आएंगे तो हमें थोड़ा सा इन सब डेफिनेशन से भी याद रखना पड़ेगा। that what is a well formed formula? So a well formed formula is basically a sentence, and that sentence can be either a singular sentence or even a compound statement, कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर मेरे पास कोई प्रपोजिशन है और हमारे पास दो प्रपोजिशन है, या एक है P दूसरा है Q, तो मेरे पास उस केस में P भी सेंटेंस होगा, P एंड Q भी सेंटेंस होगा अगर हम आपस में कनेक्टर से जोड़ रहे हैं, P और Q भी सेंटेंस होगा, नॉट P भी सेंटेंस होगा, P इम्प्लीकेशन Q भी सेंटेंस होगा, या और भी जो कनेक्टर्स हैं जो शायद हमारे स्लाइड में नहीं है, वो सारे हमारे कनेक्ट जो है वो sentences होंगे, and such sentences are also known as well formed formula। ठीक है, क्लियर है? यहां तक क्लियर है बेटा? ओके ये टर्मिनोलॉजीज हैं, अभी मैं बेसिक बता रहा हूं जो हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। नॉट को निगेशन भी कहा जाता है, एंड को कंजंक्शन भी कहा जाता है, और को डिसजंक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपका यहां पर तो खैर मैं जहां से मैंने इसको कॉपी किया तो उसमें इस तरीके का है, बट बेसिकली ये आपका तमाम बुक्स में ऐसे ही है, सिंगल एरो बस ऐसे बना हुआ है, ये दो लाइन की जरूरत नहीं है, इम्प्लीकेशन साइन। और इस जहां पर दोनों तरफ एरो होता है इसको हमें कहते हैं बाई कंडीशनल, ये हमारा कहलाता है बाई कंडीशनल। तो आपका काम एक ये बहुत जरूरी है, वो ये है, मतलब आज आपके लिए एक तरीके से होमवर्क है, जहां पर मैं आपसे ये कह रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इनके ट्रुथ टेबल जरूर देखिएगा। ट्रुथ टेबल ज्यादातर जो है वो मैंने वैसे तो इसमें बताए हुए हैं, बट एक इसमें जो नहीं है वो किस चीज का नहीं है वो आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, वो है बाई कंडीशनल वाला। तो बाई कंडीशनल का नहीं है, बट ये बेसिक ट्रुथ टेबल मालूम होना चाहिए। ट्रुथ टेबल का कॉन्सेप्ट भी मालूम होना चाहिए कि हम लोग जो है जब वो करेंगे इन्फ्रेंस निकालेंगे, तो जितने भी मेरे पास वेरिएबल्स हैं, तो ये क्वेश्चन आता है कितने नंबर ऑफ रोज पॉसिबल है अगर हम ट्रुथ टेबल बना रहे हैं। वो आता है अगर हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स n है तो 2 to the power n नंबर ऑफ रोज हमारे पास होने वाले। जैसे ये P है और Q है तो 2 to the power 2 4 आता है, तो आप देख रहे हो तो यहाँ पर 4 रोज आपके सामने स्लाइड में दिख रहे होते हैं। ठीक है, तो इन्फ्रेंस को निकालने का एक तरीका ट्रुथ टेबल है, हालांकि वो मेरा प्राइमरी कंसर्न नहीं होने वाला, बट फिर भी मैं बताऊंगा क्योंकि इससे आपको थोड़ा आइडिया होगा। इन्फ्रेंस का मतलब हो गया मैं कंक्लूजन निकालना चाहता हूं किसी चीज के बारे में, और जिसमें ट्रुथ टेबल एक चीज आ रही है। दूसरा हमारे पास आते हैं सर्टेन रूल्स रेगुलेशन, या मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़े, जैसे मैथमेटिक्स में पढ़े एसोसिएटिव लॉ, मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इडम्पोटेंट लॉ, याद है ये सब? तो इन सब लॉज को जब हम लोग यूज करते हुए सिंप्लीफाई करके एक कंक्लूजन में पहुंचते हैं, ये मेरा दूसरा तरीका है। तीसरा जो तरीका है वो, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका है एआई के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज रेजोल्यूशन। तो आपने शायद ट्रुथ टेबल वाली ये बात डिस्क्रीट में पढ़ी हो, इवन जो एसोसिएशन और डिस्ट्रीब्यूटिव वाली बात है वो मैथमेटिक्स या डिस्क्रीट दोनों में पढ़ी होगी, बट रेजोल्यूशन वाला पार्ट शायद आपने ना पढ़ा हो। तो रेजोल्यूशन पे सबसे ज्यादा हम लोगों को फोकस करना है एआई में, और रेजोल्यूशन को हम लोग दोनों जगह अप्लाई कर सकते हैं। दोनों जगह कौन? पहली ये जो जगह जो हम बात कर रहे हैं प्रपोजिशन की, तो ये पहला लैंग्वेज हमारा आ रहा है, और ये कैसा लैंग्वेज है? ऐसे सेंटेंसेस है जहां पे जिनकी वैल्यू आएगी ट्रू और फॉल्स। जो दूसरी लैंग्वेज हम लोग बात करेंगे जिसमें हम लोग कहेंगे, जैसे मैंने बोला था ना, ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, ऑब्जेक्ट्स एक से ज्यादा हो रहे हैं, तो वो हमारा कहलाता है आपका प्रेडिकेट लॉजिक या FOL, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। तो वहां पर हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, वहां पर भी प्रोपोजिशन यूज करेंगे। और तीसरा हमारे पास प्रोबेबिलिटी वाला एस्पेक्ट है, वहां पर नहीं जाएंगे, बट इन दोनों जगह पे रेजोल्यूशन का हम लोग इस्तेमाल करने वाले। तो रेजोल्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक in case of inferencing technique. However, you should be aware of truth table and the laws. And
आई एज्यूम दैट एटलीस्ट ट्रुथ टेबल वगैरह और वो लॉज तो आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स या अर्लियर जो मैथमेटिकल पेपर है, क्योंकि ये बेस उसका बना हुआ है, तो ये तो आपको ऑलरेडी इतनी चीज मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो एक काम आपको ये करना है। हाँ बेटा कुछ बोल रहे थे, कोई बोल रहा था क्या? नहीं सर। ठीक है, तो एक काम ये करना है आपको। कोमल बेटा आप अपनी अटेंडेंस तो डाल दो, मैंने अभी जस्ट देखा सूरज और प्रशांत ने डाला हुआ है, आप भी डाल दो बेटा। तो एक काम तो आपको ये करना है, जो वो ये है निगेशन, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लीकेशन, कंडीशनल, बाई कंडीशनल, इक्विवेलेंस, ये तमाम सारी चीजें हैं जो आपस जिनका ट्रुथ टेबल हम बना सकते हैं, आपके कनेक्टर्स का बना सकते हैं, मतलब ये अपने आप में टॉपिक है, बट आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ दिस। You should be aware of all these things, और कम से कम बेसिक जो हम जहां हमें सबसे ज्यादा जरूरत हो रही थी वो आ रही थी इम्प्लीकेशन का, इसको तो मैं अलग से बताऊंगा ही, बट इन सब के ट्रुथ टेबल थोड़ा सा मालूम होना चाहिए कि अब अगर एमसीक्यू की तरह क्वेश्चन आने हैं, अब ये तो क्लियर है ना आपका एग्जाम होना है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। यस सर। आप लोग का एग्जाम होना है, और जो आपके सीनियर्स का है, मतलब ये आपकी तो 6 सेम में फाइनल बच्चे हैं, उनका तो सिर्फ वाइवा है, बट जो थ्योरी हो रही है बीटेक वालों की वो इस तरीके से हो रही है, 1.5 घंटे का क्वेश्चन पेपर हो रहा है और 50 सवाल आ रहे हैं, और ये स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको एग्जाम देना है। ठीक है, तो मेरा फोकस डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट को तो बताऊंगा ही, क्योंकि वो एक एसेंशियल चीज होती है आपको जानना उस सब्जेक्ट को लेकर, बट थोड़ा सा अब हमें जैसे पता चल गया ना पैटर्न अब कैसे आ सकता है, आएगा इम्तिहान का, तो अब हमें उसकी भी तैयारी करते चलना है। अब एमसीक्यू से और इम्पोर्टेंट हो गया है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो ट्रुथ टेबल वगैरह ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छोटे छोटे सवाल इससे बनेंगे। बड़े सवाल अगर मैं पूरा रेजोल्यूशन निकालने को कह दूं तो मुश्किल काम है ना, बट रेजोल्यूशन में भी रिजॉल्वेंट कौन सा चीज होती है, क्या रेजोल्यूशन है, इस तरह के सवाल आ सकते हैं। ठीक है, तो this is an assignment for you that you have to explore and learn the various types of truth table in case you are not aware, और आइडिया तो आपको होना चाहिए कंजंक्शन का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजंक्शन? एनीवन? कंजंक्शन का क्या मतलब होता है? सर ज्वाइन करना। ज्वाइन करना या एंड ऑपरेटर यूज हो रहा है। कंजंक्शन का मतलब एंड ऑपरेटर, डिसजंक्शन का मतलब और ऑपरेटर। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये वर्ड्स हम कभी कभी भूल जाते हैं, हमें और एंड याद आसानी से रहता है, हम कंजंक्शन डिसजंक्शन भूल जाते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो बताएं पहले, एनीथिंग टिल दिस पॉइंट which you would like to ask. Suraj? No sir. Komal, anything? No sir. Prashant? No sir. ठीक है, so अब हम लोग आगे चलते हैं। ये क्या हो गया? सो आगे का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं सोच ये रहा हूं कि हम लोग जो हैं अब एक एक्टिविटी पूरा कर लेते हैं, क्योंकि अब हमने प्रपोजिशन तो समझ में आ गया है, और अब मैं इन्फ्लुएंसिंग वाले पार्ट पे आ रहा हूं। तो बिफोर गोइंग अ लिटिल फर्दर, व्हाट आई एम थिंकिंग दैट एक सरप्राइज ले लिया जाए। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन विद इट। अभी तक हम लोग का कितने सरप्राइज हुए? याद है किसी को? सर एक ही हुआ है। एक ही हुआ है। सर एक हुआ है, तो हम लोग ने अभी तक सरप्राइज किया भी नहीं है। सो लेट्स डू वन सरप्राइज, एंड उसके लिए करते ये क्या है कि हम लोग यहीं तक अभी का ही सरप्राइज करेंगे, और जो टॉपिक आज डिस्कस किया है शुरुआत से और अब तक का, उसी के बारे में ही बात होगी। सो यू रीजॉइन द मीटिंग, क्योंकि टाइम इज लेफ्ट, एंड उसके बाद आप लोग तब तक पेपर्स वगैरह भी ले लो, और
उसके अलावा जो है आपको अपने कैमरा बेटा ऑन करना होगा। सो प्लीज ज्वाइन। 3 ही लोग हैं, तो आई एम कंसिडरिंग दैट ओनली 3 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, सूरज, प्रशांत एंड कोमल, and we'll perform this activity of surprise. Okay, so please rejoin everyone.